नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं आदिवासी भारत से जुड़े वीकली समाचार बुलेटिन में। आइए देखते हैं कि क्या हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की दो बड़ी खबरों की। बात करेंगे आदिवासी छात्र की मृत्यु के बाद त्रिपुरा में बढ़ते तनाव की। फिर आपको बताएंगे कि नागालैंड राज्य सरकार ने केंद्र के 1 साल से भी पुराने किस आदेश के खिलाफ डाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका। इसके बाद EMRS यानी आदिवासी छात्रों के लिए चलाए जा रहे स्कूलों में हिंदी थोपने से जुड़ी चिंताओं की बात। इसके बाद भील प्रदेश की मांग को लेकर मानगढ़ धाम में हुई महारैली की। और आखिर में केरल में हाथी के हमले से हुई एक मौत की खबर पर चर्चा करेंगे। त्रिपुरा के धलाई जिले में एक 21 वर्षीय आदिवासी छात्र की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। इस घटना के बाद गंडतविसा के आसपास के गांवों में 40 से ज्यादा घरों और 25 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और 10 से ज्यादा वाहनों को भी आग लगा दी गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टी टिपरामोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देव वर्मा सबसे पहले गंडतविसा पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने इस हमले की निंदा की और परमेश्वर रियांग के परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने शांति स्थापित करने की बात कही है और कम्युनिटी को साथ आकर इस संकट से उभरने के लिए काम करने का आग्रह किया है। मेरा अपील है सबको कि प्लीज यहाँ में वायलेंस नहीं होना चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। मैंने पुलिस का DGP से बात किया है और उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया है कि जिन्होंने भी अपना परमेश्वर रियांग को मारा है उनके अगेंस्ट सबसे स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सेकंड चीज़ है कि हम लोग टिपरासा लोग आज हमारा परमेश्वर रियांग मरा, एक बार विश्वजीत देव वर्मा मरा, कभी मंत्री लाल काइपेंग मरता है। टिपरासा का आज ये परिस्थिति है, लेकिन ये पूरा जिंदगी नहीं रहेगा। आप लोग एक रहो, शांति से रहो, लेकिन बुबागरा आपके साथ है और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मुझे करना होगा, इन लोगों को, इसको परमेश्वर को जिसने मारा है उनको जेल में डाल के हम एक मैसेज भेजना चाहता। परमेश्वर तो वापस नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा हमारा चित्रा साहब का साथ नहीं होना चाहिए। ओके, एंड बी यूनाइटेड, बट शांति रखो। हम लोग टिपरासा लोग शांति रख के भी जस्टिस ला सकता है। वहीं एक तरफ जहां ग्रामीणों ने हिंसाग्रस्त गंडतविसा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ त्रिपुरा सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता टिंकू रॉय और प्रदेश अध्यक्ष सुबल भौमिक को जिले के गंडतविसा इलाके में ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस सब के बीच लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाया कि वह 12 जुलाई को धलाई जिले के गंडतविसा में छात्र की मौत के बाद बड़ी संख्या में घरों और दुकानों को जलाने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न करके त्रिपुरा को मणिपुर बनाने की साजिश कर रही है। गोगोई ने AICC नेता तारिक अनवर के साथ 2 दिनों तक त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने राज्यपाल से गंडतविसा में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा और हमलों और जातीय संघर्ष को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। गोगोई ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए योजनाबद्ध तरीके से जातीय हिंसा को भड़काया है। आदरणीय राज्यपाल जी का एक और बहुत ही संवेदनशील मामले पर उनका दृष्टि आकर्षित करने की कोशिश की, और वो है हमारा गांडाचरा में जो हिंसा हुआ है उसके लिए हम बहुत ही चिंतित हैं।
हमने उनका दृष्टि आकर्षित किया कि किस प्रकार से मणिपुर में समाज में अशांति और बंटवारा का वातावरण आ चुका है और हम नहीं चाहते कि त्रिपुरा में इस प्रकार का वातावरण बने। हमने गुजारिश की कि सभी को न्याय मिले, सभी को इंसाफ मिले उस व्यक्ति की जो एक युवक लड़का था जिसको इतनी जख्म उसने झेला कि उसकी मृत्यु हुई, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी इंसाफ मांगा जिनके घर और जिनके दुकान जल गए। वहीं एआईसीसी नेता और लोकसभा सदस्य तारिक अनवर ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है। तारिक अनवर ने राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन ने उन्हें गंडक वीसा जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री के पास कोई टिप्पणी नहीं है। इसी बीच कांग्रेस विधायक और एआईसीसी सदस्य सुदीप रॉय बर्मन ने ऐसी गंभीर स्थिति में न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया की भूमिका की आलोचना की और आरोप लगाया कि ये सभी लोकतांत्रिक स्तंभ भाजपा सरकार के दबाव में झुक गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला 7 जुलाई को आनंद मेले में शुरू हुआ था, जहां दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। इस हमले में परमेश्वर रियांग नाम का कॉलेज छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। छात्र की मौत के बाद 12 जुलाई को कई बस्तियों में आगजनी और कुछ घरों पर हमलों की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद राज्य सरकार ने बुधवार को हिंसा से प्रभावित 165 से अधिक परिवारों के लिए 1.54 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की। साथ ही मृतक परमेश्वर रियांग के पिता खड़गराम रियांग के पक्ष में 6 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि नागालैंड सरकार केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 15 जुलाई को नागालैंड सरकार की एक रिट याचिका स्वीकार कर ली है। इस रिट याचिका में नागालैंड राज्य सरकार ने केंद्र के 1 साल से भी पुराने आदेश को चुनौती दी है। दरअसल नागालैंड में 4 दिसंबर 2021 को एक असफल आतंकवाद रोधी अभियान में 13 कोन्याक आदिवासी मारे गए थे। इस घटना के दौरान सेना की एक टीम ने पूर्वी नागालैंड के ओटिंग गांव में खनन मजदूरों को ले जा रहे एक पिकअप ट्रक पर उग्रवादी समझकर गोली चला दी थी। इस घटना में 6 नागरिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में हिंसा भड़कने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर की गई गोलीबारी में 8 और नागरिक मारे गए थे। इस अभियान में शामिल 30 सैनिकों पर 13 नागरिकों की हत्या का आरोप लगा था और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल महीने में इन जवानों पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस अनुच्छेद के तहत भारत का नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठा सकता है। राज्य सरकार ने इसी अनुच्छेद के तहत केंद्र पर मनमानी करने का आरोप लगाया था। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई थी और दावा किया था कि उसके पास मेजर और अन्य सैन्य कर्मियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। लेकिन इसके बावजूद केंद्र ने उन सभी सैनिकों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी नहीं दी थी। नागालैंड सरकार ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच को बताया कि केंद्र ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जबकि आरोपी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। भारत के आदिवासी इलाकों में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS की स्थापना की गई थी।
इन स्कूलों ने आदिवासी इलाकों में शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर कई राजनीतिक दलों और आदिवासी नेताओं या संगठनों ने चिंता प्रकट की है। इस सिलसिले में सबसे पहले CPIM की नेता बृंदा करात ने आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को बदलने की मांग की है। बृंदा करात ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इन स्कूलों में पढ़ाने या काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए यह जरूरी है कि वे आदिवासी संस्कृति, भाषा और ज़रूरतों को समझते हों। अगर इन स्कूलों में कर्मचारियों या शिक्षकों की भर्ती में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो फिर इन स्कूलों का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। दरअसल केंद्र सरकार ने नेस्ट यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के तहत इन स्कूलों के लिए शिक्षकों और अन्य स्टाफ की नई भर्ती प्रक्रिया लागू की है। इस प्रक्रिया में अंग्रेजी और हिंदी भाषा के ज्ञान को नियुक्ति के लिए अनिवार्य रखा गया है। इस शर्त से बृंदा करात हैरान है। उनका कहना है कि आदिवासी छात्रों के लिए बनाए गए स्कूलों में आदिवासी भाषाओं का नहीं बल्कि हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य क्यों है? यह प्रश्न जायज भी है। मौजूदा भर्ती प्रक्रिया के अनुसार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में नियुक्ति के लिए एक केंद्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस परीक्षा में आदिवासी भाषाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया में तो अलग अलग राज्यों में बोले जाने वाली भाषा का भी प्रावधान नहीं है। इस बारे में चिंता व्यक्त करते हुए बृंदा करात ने पूछा है कि क्या दक्षिण या पूर्व और उत्तर पूर्व के राज्यों में जबरन हिंदी को थोपना जायज है। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि हिंदी भाषी अध्यापकों से यह उम्मीद की जाएगी कि वे 2 साल के भीतर स्थानीय भाषा सीख लेंगे। इसके अलावा यह भी सवाल है कि जब तक शिक्षक आदिवासी भाषा सीखेंगे, उन 2 सालों में छात्रों की पढ़ाई का क्या होगा। आदिवासी मामलों के मंत्रालय को लिखे पत्र में बृंदा करात ने एकलव्य स्कूलों में आदिवासी भाषा, संस्कृति और क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले लोगों को नियुक्त करने में फायदा होने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सैलाना क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने भी केंद्रीय आदिवासी मंत्री को पत्र लिखा है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 275 के तहत देश के आदिवासियों का विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए अनुच्छेद 275 के तहत अलग से बजट राशि आवंटित होती है और 275 के तहत अरबों रुपए शिक्षा के नाम पर खर्च किए जाते हैं। मुझे यह देखने में आया है एकलव्य आवासीय विद्यालय में जिन शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है, उन शिक्षकों को आदिवासी बच्चों की जो बोली, भाषा और संस्कृति है उसकी कोई समझ नहीं है। मुझे ये नोटिस करने में आया है, मेरे को देखने में आया है कि अगर बच्चे जो भाषा बोलते हैं, जो बोली जनजातीय क्षेत्र की जो बोली भाषा बोलते हैं, वो बोली अगर शिक्षक को समझ नहीं है, शिक्षक वो बोली नहीं जानता, भाषा नहीं जानता है, संस्कृति नहीं जानता है, तो बच्चों और शिक्षकों के बीच में बहुत बड़ा गैप बन जाएगा, कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा। जिस भाषा में आप और हम लोग बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं वो भाषा बच्चे में ठीक से समझ नहीं है तो बच्चा पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएगा और शिक्षा और ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएगा। हम सबको पता होना चाहिए कि चीन जो देश है, चाइना, स्कूलों में और कॉलेजेस में शिक्षा देने का एक ही माध्यम है चाइना। चीनी भाषा में शिक्षा दी जाती है और वो आसानी से बच्चे ग्रहण कर पाते हैं। तो मेरी भी यही मांग है भारत सरकार से। मैंने पत्र भी लिखा है माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जुएल ओराम जी को कि एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की आप लोग जो भर्ती कर रहे हैं, इन सारे शिक्षकों को एक और दोबारा टेस्ट लिया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ इन्हें आप नियुक्त कर रहे हैं वहाँ की बोली, भाषा और संस्कृति आदिवासियों की आना ही चाहिए, मेरी ये मांग है। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में गुरुवार यानी 18 जुलाई को भील प्रदेश सांस्कृतिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन का आयोजन एक महारैली के तौर पर किया गया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और अन्य आदिवासी संगठनों ने राजस्थान सहित गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 49 आदिवासी बहुल जिलों को मिलाकर अलग भील प्रदेश बनाने की मांग की और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जैसे मुद्दों को भी उठाया। हालांकि यह मांग नई नहीं है। भील समुदाय और भारत आदिवासी पार्टी काफी समय से इस मांग को मुखरता से उठाती रही है। इस मुद्दे का सियासत से कितना और क्या लेना देना है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए जानते हैं कि भील प्रदेश की मांग को लेकर सियासी दिग्गजों का क्या मानना है। बीते दिनों लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद में शपथ लेने के दौरान बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भील प्रदेश की मांग की थी।
लेकिन भारत आदिवासी पार्टी की भील प्रदेश की मांग को राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री और भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता बाबूलाल खराड़ी ने नकार दिया है। खराड़ी ने कहा कि वे सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि छोटे राज्य होने चाहिए, लेकिन जाति आधारित राज्य की मांग को वे जायज नहीं मानते। बाबूलाल खराड़ी ने आगे कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर राज्य और केंद्र से फंड मिल रहा है। सरकार ने बजट के अतिरिक्त 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसे में खराड़ी के बयान से साफ जाहिर होता है कि भजनलाल सरकार भील प्रदेश की मांग को सिरे से खारिज कर रही है और ऐसा कोई प्रस्ताव वह केंद्र को नहीं देगी। वहीं दूसरी ओर भील प्रदेश की मांग पर भारत आदिवासी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिला है। कांग्रेस नेता और पूर्व टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया का कहना है कि अलग भील प्रदेश की मांग जायज है और वह बनना चाहिए। अब बात हाथियों के हमलों से परेशान केरल के आदिवासियों की। केरल के पहाड़ी जिले वायनाड के एक गांव में बुधवार यानी 17 जुलाई को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां के लोगों ने 14 जुलाई को हाथी के हमले में मारे गए एक व्यक्ति के मामले में सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। दरअसल कल्लुमुक्कू की मरोडू आदिवासी बस्ती में रहने वाले 52 वर्षीय राजू रविवार को अपने धान के खेत से काम करके लौट रहे थे। तभी जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद राजू को सुल्तान बाथरी के तालुक अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां 16 जुलाई की शाम को राजू ने दम तोड़ दिया। आदिवासी बहुल जिलों से हाथियों के हमले की घटनाएं आती रहती हैं। वायनाड जिले में पिछले 1.5 साल में वन्य जीवों के हमलों के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 5 लोगों की मौत इसी वर्ष यानी 2024 में ही हुई है। इन घटनाओं की संख्या में कोई कमी न होने के कारण यहाँ के आदिवासियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इन मामलों को लेकर सचेत नहीं है और इस समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार की निष्क्रियता से परेशान इलाके के लोगों ने बुधवार की सुबह शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कोझिकोड से कोलेगल जाने वाले नेशनल हाईवे 766 को बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मानव और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष के लिए स्थायी समाधान की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी मांग की। ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री OR केलू के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगली हाथियों के हमलों को रोकने में सरकार की कथित निष्क्रियता के कारण एक और जान चली गई। मंत्री OR केलू पीड़ित परिवार से मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं से भी मिले। उन्होंने प्रदर्शनकर्ताओं के साथ बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सर्वदलीय बैठक के बाद उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन OR केलू ने मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए किसी योजना या उपाय निकालने से संबंधित कोई बातचीत नहीं की। तो आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।